सॉरी बेटा फॉर द इंटरप्शन। ये लाइव क्लासेस में हो सकता है कि यहाँ से दिक्कत रही हो, शुरुआत से ही मैं शुरू करूँगा, क्योंकि मैंने जब क्लास ली तो क्या हुआ कि वॉइस मतलब माइक ऑफ था, इससे वॉइस नहीं आ रही थी और मैं आधे घंटे से क्लास ले रहा था। ठीक है, अ, और ना मेरा इंट्रोडक्शन हुआ है, फिर से कुछ कुछ नहीं हुआ। वेलकम टू इजी इंग्लिश विद प्रिंस सर। आपकी संडे स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम हर संडे को एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट करते हैं। जैसे आज का टॉपिक जो है प्रोनाउन, इसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक, क्लास को शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में, जैसे कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से थे। पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये सारे। सॉरी बेटा रफ नोटबुक यार, मतलब माइक ऑफ था, मुझे पता नहीं कैसे, पता नहीं चला, और मैं लगभग लगभग आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो अब जो वीडियो एक और अपलोड होगी यूट्यूब पे, वो रिकॉर्डेड होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आवाज़ नहीं थी बच्चों के पास। तो मैं तो या तो उसका जो पार्ट है वो ट्रिम करने की कोशिश करूंगा, बाकी आगे का जो पार्ट है उसे हम अपलोड करके डाल देंगे। वो मैंने अभी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी चालू कर दिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ा है जो बेसिक क्लास में पढ़े थे, है ना, कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अगर आप लोगों ने वो क्लास देख ली है, बहुत अच्छी बात है। नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाया गया है वहाँ पे। अगर अभी हम जो टॉपिक पढ़ते जाएंगे उस हिसाब से समझते भी जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो रूल आता है वो है एक्वेट अब्सेंट, रूल नंबर 1। सॉरी, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, थोड़ा दुख है मुझे आज। तो एक्विट, अब्सेंट, अवेल, रिजाइन, रिवेंज, एंजॉय, एक्सर्ट, अप्लाई, अडप्ट, एडजस्ट, अवेंज, प्राइड एंड इन सबके बाद तो ये वर्ब दे रखी है, इनके बाद क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन समझने से पहले मैं चलो वही काम कर दे रहा हूँ जो हम कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे। मैं एक टेबल बनाता हूँ, उससे समझो, है ना, उससे समझो। टेबल, वो नाउन केस, सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, फिर आ जाएगा जैसे जैसे एडजेक्टिव और आई थिंक इतने में काम हो जाना चाहिए। ठीक है, रफ नोटबुक, थैंक यू बेटा बेटा। यार आपकी वजह से ही बच गए आज हम, वरना आज हमारी क्लास की धज्जियाँ उड़ जाती। और जो लोग भी आ रहे हैं यार, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है, आप लोग पढ़ते हो, बताते भी नहीं हो और बिना बताए चले भी जाते हो। चलिए, तो हम लोग हाँ इस टेबल के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, हम लोगों ने पढ़े हैं, इस कॉलम में आएगा जो हमारा है, इधर देखते हैं। पहला जो इधर आएगा नीचे की तरफ वो केस है, सॉरी पर्सन है, पर्सन, और इधर आएगा वो है केस, केस। तो देखो, जब भी हम एक नाउन प्रोनाउन पढ़ते हैं या प्रोनाउन पढ़ते हैं तो केस होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस, है ना, सब्जेक्टिव केस। फिर आता है ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। ठीक है, फिर आता है पजेसिव, ये पजेसिव प्रोनाउन है इधर, ये पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। फिर आता है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। ये हर केस में एक उधर सिंगुलर एक प्रोनाउन प्लूरल ना, हर को हम दो बार में डिवाइड करेंगे, सिंगुलर प्लूरल। पर हम अभी ऐसा कर नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर जगह नहीं दिखाई पड़ती, स्पेस नहीं। देखिए, अगर हम देखें तो फर्स्ट पर्सन आता है हमारा, ये छोड़ो, इसको करते हैं कंप्लीट। चलो, यहाँ आता है फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में हमारे पास दो केस आते हैं, आई और वी। आई और वी, फर्स्ट पर्सन आते हैं दो केस, आई और वी। ठीक है, आई जो है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं, आई और वी। आई जो है सिंगुलर है, वी जो है प्लूरल है। ठीक है, वी और वी। ठीक, आई जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई,
ठीक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, क्या माई सेल्फ। ठीक। ऐसे ही वी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अस, पजेसिव प्रोनाउन होता है अवर्स, और पजेसिव एडजेक्टिव होता है आर, और ये होता है अवर सेल्फ। ठीक है, चाहे रिफ्लेक्सिव बोल दो चाहे बोल दो इन्फिनेटिव, सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है यू। यू का सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी कैसे होता है, यू। ठीक है, इसका होता है ऊपर वाले का ऑब्जेक्टिव केस मतलब और सब्जेक्टिव केस दोनों ही यू रहते हैं इनके। वजह से प्रोनाउन योर्स रहता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। वजह से एडजेक्टिव होता है योर। बेटा सारी चीजें आएंगी बट एकदम थोड़ी आ सकती हैं, है ना। अब एक चीज कभी आ सकती है। अब ऐसे ना मैं सारी चीजें करूंगा तो पूरे दिन लाइव ही रहूंगा यूट्यूब पे। यू, योर्स, योर, योर। रिफ्लेक्सिव होता है योर सेल्फ, अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, और अगर प्लूरल है तो योर सेल्फ। अब ध्यान रखना, मैं एक चीज और कॉन्सेप्ट समझा दूं यहाँ पे। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जो यू है वो कैसा प्रोनाउन है, वो प्लूरल है। जो यू है वो कैसा है, प्लूरल है। आज बेटा हम समझ लेते हैं कि जो यू है वो सिंगुलर भी है। यू कैसा है बेटा, मैं सारी क्लास लिखा वो लिंग्विस्टिक भी लिखा है। यू कैसा है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी। सिंगुलर भी है और प्लूरल भी। सिंगुलर कैसे सर, अब पूछो सर सिंगुलर कैसे है, यू तो वर्ब प्लूरल ही लेता है। ध्यान रखना, यू भले ही प्लूरल वर्ब लेगा, वर्ब कैसी लेगा, हमेशा प्लूरल, लेकिन वो काम करता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह। जैसे समझते हैं कैसे, जैसे समझते हैं कैसे। यू जो है, यू जब सब्जेक्टिव केस में आता है तो सेम ही रहता है, लेकिन जब उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो उससे मालूम पड़ता है। क्या हम सब्जेक्टिव केस समझ सकते हैं, जैसे मैंने बोला बोथ ऑफ यू गेट आउट। बोथ ऑफ यू, ऐसे करते हैं, बोथ ऑफ यू डू योर वर्क योर सेल्फ। अब मैंने जैसे ही बोला बोथ ऑफ यू डू योर वर्क योर सेल्फ, आपको ये तुरंत याद होना चाहिए कि जैसे बोथ लगा हुआ है, बोथ, तो बोथ दो के लिए आता है। अब यू यहाँ पे अकेला तो नहीं होगा, यू अकेला तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, अकेला तो नहीं होगा। तो आपको जैसे ही रियलाइज हुआ कि यू अकेला नहीं होगा, आपने यू अकेला तो नहीं होगा, सिंगुलर तो नहीं होगा, कैसा होगा यहाँ पे, प्लूरल। जैसे ही आपको मालूम पड़ा यू प्लूरल होगा, आप तुरंत कह देंगे सर यहाँ पे योर सेल्फ नहीं होगा, क्या होगा, योर सेल्फ, योर सेल्फ। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और ऐसे ही अगर मैं बोला कि यू यू शुड डू योर वर्क डू योर वर्क योर सेल्फ योर सेल्फ, तो मैंने, आप बोलोगे सर क्योंकि आपने यू को डिफाइन नहीं किया कि यू सिंगुलर है या प्लूरल, तो यू को हम क्या मानेंगे, सिंगुलर। हम यू को मानेंगे सिंगुलर, और जब सिंगुलर मानेंगे तो बेटा योर सेल्फ नहीं आएगा, क्या आएगा, योर सेल्फ। क्या आएगा, योर सेल्फ। क्लियर है। तो यू कैसा है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी। यहाँ से एक चीज और समझ में आती है। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये हमारा हो गया सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन में आता है हमारा, थर्ड पर्सन में आता है हमारा ही सी इट दे, ही सी इट और दे, ना ही सी इट दे। देखो ही जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, हिम। पजेसिव प्रोनाउन होता है हिज, पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, और रिफ्लेक्स प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। ठीक है, ऐसे ही शी का जो होता है वो होता है हर, फिर होता है हर, इधर भी होता है हर्ष, होता है सॉरी हर्ष, इधर होता है हर, होता है हर्ष, हर्ष। ठीक है, और इट का इट, जैसे प्रोनाउन इट्स, जैसे एडजेक्टिव इट्स और इटसेल्फ। सेम ऐसे ही इधर होता है दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। ठीक है, जैसे प्रोनाउन देयर्स, जैसे एडजेक्टिव देयर और एम सेल्फ, सेल्फ। तो ये जो केस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ध्यान रखना कि अगर कहीं आपको यही पूछा एक्वेट, एब्सेंट, अवेल, रिजाइन, रिवेंज, एंजॉय, एग्जर्ट, अप्लाई, अडप्ट, एडजस्ट, अवेंज, प्राइड, और इनके बाद कुछ भी यूज किया जाए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। क्लियर है। अब जैसे उनके साथ होगा तो कुछ वर्ब ऐसे ही जिनके साथ नहीं होगा, नहीं होगा, बेथ, ब्रेक, वर्स्ट, फीड, गैदर, हाइड,
कीप, मेक, ओपन, मूव, क्वालिफाई, रेस्ट, रोल, स्पीड, स्टील, स्टॉप, टर्न, इनके साथ नहीं होगा, इनके साथ नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा क्या बताया था मैंने? मैंने ये बताया था कि बेटा जैसे एग्जांपल भी लिए थे कि आई अब्सेंट माई सेल्फ फ्रॉम द क्लास, तो क्या होगा, कई बार माई सेल्फ लिखा नहीं होगा यहाँ, आई अब्सेंट होगा, आई अब्सेंट माई सेल्फ नहीं लिखा होगा, तो आपको वहाँ माई सेल्फ ऐड करना है। ठीक है। जैसे वहाँ नहीं लिखा हो, यहाँ नहीं लिखा होगा, वैसे ही यहाँ लिखा होगा। जैसे ही हैज क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट, तो जैसे आपने देखा कि क्वालिफाइड के बाद हिमसेल्फ आया, आप बोलो एक तमाचा मार दो उसके क्वेश्चन के बोलोगे रे, जब तुमने क्वालिफाइड वर्ब ले ली है, क्वेश्चन से पूछोगे तो तुम क्यों हिमसेल्फ लोगे? हिमसेल्फ लेने का अधिकार तुमने खो दिया है, या तो तुम क्वालिफाइड लो या हिमसेल्फ। ठीक है। ऐसा अब तो हटा नहीं सकते, तो हटाएंगे प्रोनाउन। ठीक है। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज है कि रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है उसे कभी भी हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते, कभी भी हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं करते। जैसे मैंने बोला हरीश एंड माई सेल्फ डिसाइड टू प्ले क्रिकेट, हरीश एंड माई सेल्फ डिसाइड टू प्ले क्रिकेट, तो जैसे ही आपने देखा हरीश और माई सेल्फ, तो आपको ये ध्यान आ जाना चाहिए कि जो माई सेल्फ है, ठीक है, वो आई में चेंज कर दो, किसमें चेंज कर दो, आई में चेंज कर दो, आई में चेंज कर दो। ठीक है। आगे अगला कुछ रूल पे आ जाते हैं, अगले रूल पे आ जाते हैं। अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने की इच्छा हो रही थी, तलब हो रही थी, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? यू कांट चेंज पीपल, यू कांट चेंज पीपल। मुझे ना हल्का सा पॉइंट को पतला करना है, लेकिन वो इससे पतला होता नहीं है। यू कांट चेंज पीपल, ठीक है, बट यू कैन डेफिनेटली चेंज, बट यू कैन डेफिनेटली चेंज। तो अब जैसे आपने देखा ओन लगा होगा, बोलोगे यार हमारे पास तो इसको करने के लिए यू के लिए क्या लगा सकते हैं हम, अपना उसका ऑब्जेक्ट जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो ये करना है ना, यू कैन चेंज डेफिनेटली, यू कैन चेंज योरसेल्फ, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या लगा देंगे, सबूत प्रोनाउन, हम ओन को रिप्लेस करेंगे योरसेल्फ से। अब क्या लगाओगे, योरसेल्फ या योरसेल्फ, तो आपको पता है कि यू कैसा है, सिंगुलर यहाँ पे, तो योर सेल्फ लगाओ, है ना, योर सेल्फ लगाओगे ऐसा। चलिए, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए मैंने आपको बताया है, जब हमारी लास्ट क्लास हुई थी तभी हमारा अगला रूल आता है कि जब भी कभी तुम्हारा मन करे रेसिप्रोकल प्रोनाउन लगाने का, किसका, रेसिप्रोकल प्रोनाउन लगाने का, तो ये ध्यान रखना कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते हैं। पहला कौन सा होता है, ईच अदर, पहला कौन सा होता है, ईच अदर। दूसरा कौन सा होता है, वन अनदर। दूसरा कैसा होता है, वन वन अनदर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ईच अदर है वो कितने लोगों के लिए आता है, सर वो दो लोगों के लिए आता है। किसके लिए आता है, दो लोगों के लिए। और ये कितने के लिए आता है, मोर देन टू। कितने के लिए आता है, मोर देन टू। तो जब कर्ता द्वारा किया गया कार्य कर्ता के पास वापस आए किसी एक व्यक्ति के द्वारा, तो ईच अदर लगाते हैं। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति के द्वारा वापस आता है तो वन अनदर। मतलब लड़ाई हो रही है दो लोगों के बीच तो ईच अदर, लड़ाई हो रही है तीन लोगों के बीच तो वन अनदर, पति पत्नी वो है तो वन अनदर, पति पत्नी है तो ईच अदर। समझ में आ रहा है? हम्म, नहीं समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमने ये बोला both of us love, both of love us love one another, one another, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा, अरे क्या बात कर दी सर आपने, बोथ होता है कितने, दो, और दो के लिए क्या आता है, ईच अदर। आप तुरंत कहेंगे सर आप बोल रहे हैं गलत, आप बोल रहे हैं गलत, वन अनदर को हटा के लगाओ ईच अदर, क्या लगाओ, ईच अदर। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, यहाँ से समझ में आ रहा है कोई, यहाँ तो कोई दिक्कत, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के कोई दिक्कत, दो लोगों के लिए बीच के आ जाए तो ईच अदर, दो लोगों से ज्यादा के बीच में आ जाए तो वन अनदर। अच्छा वी, अब मैंने बोला कि वी लव ईच अदर,
ईच अदर। और एक सेंटेंस बोला वी लव वन अनदर, कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? अगर मैं बोल रहा हूँ वी लव ईच अदर तो पहला सही है गलत है, दूसरा बोल रहा हूँ वी लव वन अनदर दूसरा सही है गलत है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई वी कैसा है, दो लोग हैं या मोर देन टू, दो लोग हैं या मोर देन टू। बेटा वी जो है वो दो लोग भी हो सकते हैं और वी लोग जो है वो दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में दोनों ही सही होंगे। आप कभी भी ऐसा मत कर देना कि सर ने बोला था ईच अदर वन अनदर में गलती होती है तो यही गलती करके आ जाओ, दोनों ही सही होंगे। ठीक है, ईच अदर भी सही होगा वन अनदर भी सही होगा। लेकिन बोथ ऑफ अस दो लोगों के लिए आता है, बोथ ऑफ अस के लिए हम ईच अदर लगाएंगे, है ना, और केवल भी आ जाए तो फिर वन अनदर लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बोथ ऑफ देम आ जाए तो, है ना, ऑल ऑफ देम आ जाए तो वन अनदर लगा देंगे, और बोथ ऑफ देम आ जाए तो ईच अदर लगा देंगे। ठीक है, ऐसे तो ऑल के साथ भी दो भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा अगर ऑप्शन में आ जाए तो बेटर ऑप्शन रहेगा वन अनदर वाला। ठीक है, वन अनदर वाला बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए पर्सनल प्रोनाउन पे आ जाते हैं। किस पे जाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन पे। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन के तो सारे रूल्स आपको याद होंगे, पर्सनल प्रोनाउन के तो सारे रूल्स आपको याद होंगे। क्यों याद होंगे? क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। पहला रूल देखते हैं। पहला रूल कहता है कि अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ब के सब्जेक्ट की काम करता है सब्जेक्टिव केस में आएगा। पर्सनल प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की तरह काम करे, पहला रूल कहता है कि पर्सनल प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की तरह काम करे तो वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। अगर ऑब्जेक्ट की तरह काम करे तो वो ऑब्जेक्टिव की तरह केस में आएगा, है ना। सब्जेक्ट की तरह काम करेगा सब्जेक्टिव केस में आएगा, कौन नहीं जानता इस बात को, सब्जेक्टिव केस में आएगा। और ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो कैसा केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। दुनिया जानती है इस बात को, है ना, दुनिया जहान जानता है इस बात को कि जैसा रूप वैसा, जैसा देश वैसा बेस, सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट रूप में आएगा, है ना, ऐसा। जैसे जैसे हाँ, जैसे आई बीट यू एंड हिम, सॉरी ही, आई बीट यू एंड ही, ऐसे कर लेते हैं आई बीट यू एंड ही। तो अब दिक्कत वही आ गई कि जैसे मैंने देखा यू एंड ही, तो बीट तो वर्ब है, बीट क्या है? वर्ब है। और जैसे हमने वर्ब देखी तो वर्ब के बाद क्या था? ऑब्जेक्ट। तो ये तो ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्टिव केस में है। तो मैंने क्या बोला? पर्सनल प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट की तरह काम करे तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा हिम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, सब्जेक्ट की तरह काम करे सब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा सब्जेक्टिव केस में। अच्छा, एक दिक्कत और है। एक दिक्कत क्या है? एक दिक्कत बच्चे ये है कि अगर मैं आपसे ये बोलूं, अगर मैं आपसे ये क्या बोलूं कि देखो भाई, इट इज मी, आप देख के बोलोगे सर सेंटेंस तो सही लग रहा है, सेंटेंस गलत तो नहीं है। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि समझो बेटा, हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, और ब्रिटिश इंग्लिश में इट इज मी नहीं होता, क्या होता है? आई होता है। सर आई सही होगा। तो ध्यान रखना कि बी फॉर्म के बाद जब भी कोई केस का यूज किया जाए तो वो केस सब्जेक्टिव केस में आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो जब भी कोई सब्जेक्ट बी फॉर्म के बाद आए तो वो सब्जेक्टिव केस में आता है, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं उसे। ठीक है, नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि एक प्रोनाउन का यूज जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब हो तो उसे नॉमिनेटिव केस में यूज करते हैं। अगला रूल नंबर 2 यही है कि अगर बी के बाद पर्सनल प्रोनाउन आएगा, अगर बी के बाद पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो किसमें आएगा? इज इन नॉमिनेटिव केस, इज इन नॉमिनेटिव। जैसे जैसे इफ आई वर ही, इफ आई वर हिम, सॉरी आई वर हिम, हाँ, आई वुड नॉट डू इट, आई वुड नॉट डू इट। हाँ, इफ आई वर हिम आई वुड नॉट डू इट। तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि भाई अरे ऐसा क्या बोला इसने, वर लगा दिया, क्या लगा दिया? बी फॉर्म। और बी फॉर्म के बाद जब भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा, जब भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो किस केस में आएगा? आपने बोला जब भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो नॉमिनेटिव केस में आएगा। तो नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा? हिम की जगह क्या हो जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? ही। क्लियर है?
क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ध्यान रखो। देखिए, कुछ वर्ब होते हैं जिनके अंदर हमेशा कैसा वर्ब यूज किया जाएगा, इस टाइप में कैसे यूज किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, अगला रूल है, इम्पेरेटिव केस होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में वर्ब से स्टार्टिंग होती है। आप ये मत सोचना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में वर्ब से स्टार्ट होती है तो हम वहां पे क्या लगाएं, हम वहां पे क्या लगाएं, सब्जेक्टिव केस। लेकिन ध्यान रखो, जैसे मैंने बोला लेट लेट हिम गो, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि लेट जो है वो क्या है, लेट वर्ब है यहाँ पे, और वर्ब है तो इसका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हिम सही है, ऐसा मत कह देना कि सर लेट हिम गो में लेट जो है वो कुछ नहीं है और हिम को ही कर दो, लेट ही गो, लेट ही गो गलत होगा। ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस बताने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे तो सबको पता है कि इनके बाद ऑब्जेक्टिव बेस ही आता है। ठीक है, कॉल हिम आएगा, कॉल हिम एंड हर, ठीक है ऐसा। ठीक, ठीक है, देखो, प्रपोजिशन के बाद, अगला रूल, प्रपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, हिंदी में लिख लेना चाहो तो, ना, इफ अ प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन इट विल बी इन ऑब्जेक्टिव केस, इट विल बी इन ऑब्जेक्टिव केस। तो अगर प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन आएगा तो किस केस में आएगा, आप बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। कब तक, जब तक वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना हो या रेसिप्रोकल प्रोनाउन ना हो। ठीक है, अगर प्रोपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, कब तक, जब तक वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या रेसिप्रोकल प्रोनाउन ना हो, रिफ्लेक्सिव या रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या ही होगा, लेकिन अगर पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया जाएगा तो किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसे, जैसे आई लाफ, आई लाफ एट, अब एट की बात क्या आएगा, ही, आई लाफ्ड एट हिम, ही या हिम। आपको मालूम पड़ जाएगा कि एट क्या है, प्रिपोजिशन, एट क्या है, प्रिपोजिशन। और सर ने अभी बताया था, क्या बताया था सर ने अभी, कि अगर प्रपोजिशन आए, अगर प्रपोजिशन आए तो उसके बाद किसी प्रोनाउन का यूज किया जाए और वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, रेसिप्रोकल नहीं है, तो क्या लगाएंगे हम बेटा, हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो ही नहीं हुआ, क्या हो जाएगा बेटा, हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। क्लियर? फिर और क्या बात समझ में आती है, सर एक बात और समझ में आती है, क्या आती है, कि अगर, अगर वहां रेसिप्रोकल का यूज किया गया है, रिफ्लेक्स का यूज किया गया है, तो हम उसे उसी केस में लगाते हैं। जैसे दे लाफ्ड एट ईच अदर, दे लाफ्ड एट ईच अदर, तो कोई दिक्कत होगी सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? गुड प्रियंका, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आते हैं अगले रूल पे। अगला रूल क्या कहता है बेटा, अगला रूल क्या कहता है, चलिए, अगला रूल ये कहता है कि अगर, अगर कंपैरिजन हो रहा है ना, इफ द कंपैरिजन इज मेड, if the comparison is made between subject, अगर कंपैरिजन सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट बीच में हो रहा है तो सब्जेक्टिव केसेस यूज, क्या होगा, सब्जेक्टिव केसेस यूज, इज यूज्ड आफ्टर देन, खास तौर पे देन ही से कंपैरिजन होता है। ठीक है, और अगर इफ द कंपैरिजन इज मेड बिटवीन ऑब्जेक्ट, दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा कहता है कि कंपैरिजन अगर ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा हो, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। प्रियंका लेट आई है बेटा तुम आज, ठीक है, आफ्टर देन, देन की बात क्या हुआ, लेट आई हो प्रियंका आज,
क्या ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, जनरली देन का यूज करते हैं, वैसे तो टू भी लगा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं। समझते हैं? मैंने बोला यू आर बेटर देन मी। मैंने बोला यू आर बेटर देन मी। प्रियंका ने बोला सही है सर, क्योंकि कंपेयर किस किस में हो रहा है पता ही नहीं चल रहा। कोई बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, जो हमारी ग्रामर की क्लास होती है संडे, संडे जो है वो ग्रामर स्पेशल है। क्या है? ग्रामर स्पेशल क्लास। तो ग्रामर स्पेशल जो क्लास होती है वो होती है 8 बजे से, 8 बजे से, और जब तक टॉपिक खत्म नहीं होता तब तक। ये लॉन्ग क्लास होती है, ये लॉन्ग क्लास होती है, जब तक क्लास खत्म नहीं होगी, जब तक टॉपिक खत्म नहीं होगा। हाँ, ये लंबी चलती है। बाकी जो क्लासेस होती है वो सिंपल चलती हैं, दो सॉरी, मंडे टू जो सैटरडे क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे, वो 7:30 से 8:30, 7:30 से 8:30, या आप 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये वाली क्लास होती है 8 बजे, 8 से लेके चलती रहती है। तो पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, है ना। तो मैंने ये एग्जांपल लिया कि यू आर बेटर देन मी, तो आपको क्या लगेगा? यू आर बेटर देन सही है, मैंने क्या बोला, जब कंपेरिजन किस में हो, सब्जेक्ट्स में हो। तो यू सब्जेक्ट है, इससे तो कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि और कोई सब्जेक्ट हमारे पास नहीं देखा, है ना, नहीं दिख रहा है। तो जब हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, हम मी को क्या कर देंगे, हम मी को चेंज करेंगे आई में। किसमें चेंज करेंगे? आई में। यू आर बेटर देन आई, यू आर बेटर देन आई, क्योंकि आई मी का कंपेरिजन हो रहा है किससे? यू से। और यू क्या है? सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट से कंपेरिजन हो तो सब्जेक्टिव केस, और जब ऑब्जेक्ट से कंपेरिजन हो तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। जैसे सी ड्राइव्स सी, आगे आगे लिखते हैं, जैसे सी रन्स फास्टर देन हिम। इसमें देखो, जब तुमने ये वाला रूल देखा कि सी रन्स फास्टर देन हिम, तो आपको लगेगा सर ये सेंटेंस गलत कर दिया आपने। क्यों? अभी तो आपने बताया था कि जब दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो, जब दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो, तो कैसा केस यूज करते हैं? सब्जेक्टिव। तो यहाँ हिम नहीं आएगा सर, क्या आएगा? तो जैसा आपने बोला था ही आएगा। क्या आएगा? ही आएगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? बताइए, चलिए, इतनी बात क्लियर है, बताइए, चलिए। अब देखिए आगे, आगे क्या होता है, आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि सर आपने बताया था अभी, सर आपने बताया था अभी कि अगर ऑब्जेक्टिव में जब, गुड गुड गुड, जब जब ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन हो तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन हो तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन हो तो कैसे होगा? ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि कंपैरिजन क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं होगा तो हम क्लियर नहीं कह सकते। जैसे मान लो, जैसे मान लो मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा और जो थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, होगा, है ना, सी लव्स यू मोर देन आई। अब आप इस सेंटेंस को देखो, अब यहाँ पे मी भी कर सकते हो, आई भी कर सकते हो। आपको लगेगा कि कंपैरिजन किस में हो रहा है? यू और आई में। अगर यू और आई में कंपैरिजन हो रहा है तो हम मी लगा देंगे। अगर यू और आई में कंपैरिजन हो रहा है तो हम मी लगा देंगे। लेकिन अगर शी और आई में कंपैरिजन हो रहा है तो फिर आई सही है ना। मान लो कि एक लड़का है यू, एक लड़का है शी, लड़की है सी, एक लड़का है, लड़की है शी, हाँ, एक लड़की और है ना। ऐसा करते हैं, ये लड़का है, ये लड़का है और ये लड़की। अब से ये लड़का कह रहा है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, इससे, इससे, किससे ज्यादा? इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। तो कंपैरिजन अब किस किस में हो रहा है? इस लड़के में, यानी कि इस सब्जेक्ट में, और इस सब्जेक्ट का इससे। तो ये किस में आएगा? सब्जेक्टिव केस में। लेकिन अगर ये बोल दे, अभी क्या कह रहा है कि ये भी इससे प्यार करता है और ये भी इससे प्यार करता है, लेकिन ये ज्यादा प्यार करता है। लेकिन अगर ये बोल दे कि मैं इससे ज्यादा इससे प्यार करता हूं, तो अब इसमें और इसमें कंपैरिजन होने लग जाएगा। तो जब कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के बीच में हो तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट के बीच में सब्जेक्टिव,
अब ध्यान रखना कि कॉन्टेक्स्ट में क्लियर होना चाहिए कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, जो कंपैरिजन है वो किसके बीच में हो रहा है। लेट्स लर्न इट विद एन एग्जांपल। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, आपको सारी बात समझ में आ जाए। ठीक है, ये एग्जांपल मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था, बड़ा प्यारा एग्जांपल। कहते हैं कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि सुरेश सुरेश हेट्स अंजलि, सुरेश हेट्स अंजलि मोर देन आई। ठीक है, और उन्होंने बोला यहाँ पे आई करोगे या मी करोगे, तुम्हें चूज करना है। तो वी हेट हिम, तो वी हेट हिम। एक सेंटेंस तो उन्होंने ये दिया, दूसरा सेंटेंस उन्होंने सेम ऐसे ही दिया कि सुरेश हेट्स अंजलि। ठीक है, अब फिर वही चीज, मोर देन आई एंड मी, मोर देन आई या मी। तो तो अब यहाँ पे भी करना है, तो सी हेट्स अस। ठीक है, ये दो सेंटेंस समझाए, इनसे कहानी पूरी हो जाती है क्लियर। क्या कहानी क्लियर हो जाती है, देखो, सुरेश करता है किससे नफरत, सुरेश करता है अंजलि से नफरत, सुरेश अंजलि से नफरत करता है, और सो वी हेट हिम, इसलिए हम उससे नफरत करते हैं, है ना। अब हम उससे नफरत कर रहे हैं कि हम कैसे हो गए, दो लोग, है ना। अब यहाँ किससे नफरत कर रहा होगा, वो दो लोगों से कर रहा होगा। सुरेश किससे कर रहा होगा, दो लोगों से। एक तो अंजलि से नफरत कर रहा है और दूसरा मुझसे। तो अब दो लोगों से नफरत कर रहा है सुरेश, जब दो लोगों से नफरत कर रहा है तो अंजलि से भी नफरत कर रहा है और मुझसे भी। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, ऑब्जेक्ट से। जब ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि सुरेश अंजलि और मुझसे नफरत करता है ना, या मुझसे अंजलि से नफरत करता है, तो मुझसे भी करता है और अंजलि से भी नफरत करता है, इसलिए हम यानी कि अंजलि और मैं दोनों ही किस नफरत करते हैं, सुरेश से नफरत करते हैं। तो यहाँ बी से मालूम पड़ रहा है कि ये दोनों नफरत कर रहे हैं, अंजलि और मी दोनों नफरत कर रहे हैं ऐसे सुरेश से। क्लियर है, अब समझो। अगले बारे में कह रहा है कि सुरेश, अगले अगले बारे में अंजलि जो है, शी हेट्स अस, वो हमसे नफरत करती है। इसका मतलब ये है अंजलि नफरत कर रही है किससे, इससे भी और इससे भी। इसका मतलब है कि सुरेश किससे नफरत करता है, अंजलि से, और आई किससे नफरत करती है, आई भी अंजलि से नफरत करती है ना, आई भी अंजलि से नफरत करती है। तो जब दोनों ही अंजलि से नफरत कर रहे हैं तो सब्जेक्ट कंपेरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे हम आई को सही मानेंगे, ऊपर मी को सही मानेंगे। क्लियर है यहाँ तक बेटा प्रियंका, बताइए समझ में आया। अगर थोड़ा भी समझ में आया तो मजा आ जाएगा मुझे इस चीज। समझ में आया, बताइए। ओ भाई, आगे बढ़े, बड़ी लंबी कहानी है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते ही हमारे पास अगला जो चीज आ जाती है वो, कई बार क्या होता है कि हमें कंपेरिजन का ही यूज किया करना पड़ता है, तो उस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ सी इज बेटर देन आई, बेटर देन आई, तो यहाँ बेटा आई के पास एम जो है वो छिपा हुआ है, एम जो है वो छिपा हुआ है। अगर ही यूज कर देंगे तो ही का ए छिपा हुआ है, यूज यूज कर लेंगे तो यूज का आर छिपा हुआ है। ठीक है, इम्प्लाइड होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इम्प्लाइड होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती। तुमने फॉर्मूला सुना है, फॉर्मूला नंबर 231, फॉर्मूला नंबर 231 सुना है कभी, कभी आपने फॉर्मूला नंबर 231 की बात जानी है। फॉर्मूला नंबर 231 कहता है कि अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, अगर यदि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन एक साथ आ जाएं, अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन एक साथ आ जाएं, लेकिन किस में, सिंगुलर केस में, सिंगुलर नंबर में आना चाहिए, सिंगुलर नंबर।
ठीक है, अब तुम्हें तो पता है ना कि यू जो है वो सिंगुलर ही होता है, प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है। तो अगर आई और ही आ रहा है, आई और शी आ रहा है, तो सिंगुलर केस में आ रहा है। तो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आ जाए और अच्छे काम कर रहे हो ना, गुड हैबिट दिखा रहे हैं, गुड हैबिट या नॉर्मल एक्शन, गुड हैबिट दिखा रहे हो या नॉर्मल एक्शन, नॉर्मल एक्शन। जब एक से ज्यादा प्रोनाउन सिंगुलर केस में, सिंगुलर नंबर में या फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों एक साथ मिलके आए और किसी अच्छे कार्य को दिखा रहे हो, तो 231 नंबर को फॉलो करेंगे। मतलब पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। When two or more singular pronouns of different person come together, the pronoun of second person singular you come first, the pronoun of first person है ना comes last, and the pronoun of the third person singular comes in between, है ना। पहले देखो, जैसे मैंने बोला, समझो, फर्स्ट पर्सन में कौन सा आता है, फर्स्ट पर्सन होता है आई और मी, है ना। सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही शी, ही सी और दे। तो मैंने क्या बोला कि अगर ये तीनों प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर नंबर मतलब हुआ कि वी नहीं आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, यू तो सिंगुलर ही होता है, और दे नहीं आ सकता है यहाँ पे। तो अगर ये जो एक साथ आ रहे हैं और किसी गुड हैबिट को दिखा रहे हैं, गुड हैबिट को, या किसी नॉर्मल नॉर्मल सेंटेंस के लिए आ रहे हैं, नॉर्मल सेंटेंस के लिए, तो वो किस हिसाब से आएंगे। पहले आएगा सेकंड पर्सन यानी कि यू, फिर आएगा थर्ड पर्सन यानी कि ही शी इट में से कोई, फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। 231 को फॉलो करेंगे, किसको फॉलो करेंगे, 231 को। जैसे मैंने बोला आई यू ही एंड ही, आई यू एंड ही मस्ट गो देयर, मैं वहां जाना चाहिए, आई यू एंड ही मस्ट गो देयर, हाँ ठीक है। अब मुझे बताओ, सेंटेंस सही है गलत, सेंटेंस सही है गलत है। आप बोलोगे सर सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जब सारे प्रोनाउन एक साथ आए तो कैसे आएंगे, 2 3 1 के में। तो पहले टू पे कौन आएगा, यू, यानी कि इसे हो जाएगा पहले, पहले क्या आएगा, यू, यानी कि ये आगे आ जाएगा यू, फिर आएगा कौन सा 231 थर्ड पर्सन यानी कि ही, फिर आएगा फर्स्ट पर्सन एंड आई मस्ट गो देयर, मस्ट गो देयर। समझ में आया, क्लियर है इतना कि नहीं, क्लियर है कितना। पर कंडीशन यही है कि जब चारों आ रहे हैं, मतलब जब तीनों केस आ रहे हैं, तो तीनों केस में एक चीज कॉमन होनी चाहिए। क्या कॉमन होनी चाहिए, कि वो सिंगुलर होना चाहिए नंबर में और अच्छे काम को दिखाएं या नॉर्मल काम को दिखाएं, अच्छे काम को दिखाएं या नॉर्मल काम को दिखाएं। आपने बोला जी सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर वो किसी बुरे काम को दिखाते हैं, है ना, अगर वो किसी प्लूरल नंबर के साथ आते हैं, किसके साथ आते हैं, प्लूरल नंबर के साथ, किसके साथ आते हैं, प्लूरल नंबर के साथ, अब प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर हो जाएगा फर्स्ट पर्सन में पी आएगा, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में पी आएगा, सेकंड पर्सन में बेटा यू ही रहता है, और थर्ड पर्सन में डी आ जाएगा। अगर वी यू दे आ रहे हैं, वी यू दे आ रहे हैं, तो भाई साहब ये 1 2 3 231 जो है वो सीधा हो जाएगा। और अगर ये गलत काम कर रहे हैं, अगर सिंगुलर हैं, सिंगुलर हैं और गलत काम कर रहे हैं, रॉन्ग डीड्स के लिए दिखाया जा रहा है, रॉन्ग डीड्स के लिए या रूल्स वायलेशन के लिए, है ना, तो फिर भी हम 123 का ही यूज करेंगे, 1 2 3 का ही यूज करेंगे। जैसे हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल देते हैं कि यू दे एंड वी मस्ट वर्क टुगेदर, यू दे एंड वी मस्ट वर्क टुगेदर, मस्ट वर्क टुगेदर, यहाँ समझ में आ रहा है, मस्ट वर्क टुगेदर। तो जैसे ही मैंने देखा कि अरे यार ये तो यू दे वी प्लूरल है, यू दे वी प्लूरल है,
और यू दे भी प्लूरल है तो 231 फॉलो नहीं करेंगे, क्या करेंगे 123 फॉलो करेंगे। 231 नहीं 123 पे आ जाएंगे। जब 123 पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी यू एंड दे मस्ट वी वर्क टुगेदर, मस्ट वी वर्क टुगेदर, मस्ट वी वर्क टुगेदर, गाना बन जाता है यार। दूसरा देखो बेटा, दूसरा कैसे बन जाएगा, अगर मैंने बोला आई यू एंड ही, आई यू एंड ही स्टोल द मनी, आप कहोगे अरे सर ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है, तो आपने बोला था सिंगुलर आए हैं तो एक साथ यूज करेंगे, मतलब 231 में फॉलो को यूज करेंगे। लेकिन भैया चोरी करना कैसा काम है, चोरी करना गंदी बात होती है, गलत काम होता है, क्राइम है। और क्राइम के लिए कोई बैड डीड्स को दिखाने के लिए है ना, रॉन्ग डीड्स को दिखाने के लिए, रॉन्ग डीड्स को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं 123 का। चोरी करना अच्छी बात नहीं, गंदी बात, रॉन्ग डीड्स तो 123 ही रहने देंगे। आई यू एंड ही, क्लियर है यहाँ तक बताइए, क्लियर है यहाँ तक बताइए, समझ में आ रहा है इतना, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ रहा है इतना, आगे बढ़ जाऊं बेटा। बताइए, चलिए देखिए बच्चे जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं आगे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो होती है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव, है ना। मैंने आपको चीज दी, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। जब मैंने बताया था आपसे कहा था कि देखो गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करने का, क्यों नहीं करने का, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव नहीं आता, पजेसिव प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव नहीं आता, पजेसिव प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव नहीं आता, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद सॉरी एडजेक्टिव नहीं, पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता, क्या नहीं आता, नाउन नहीं आता। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना मैंडेटरी है, नाउन आना मैंडेटरी है, नाउन आना मैंडेटरी है। तो आपको ये रियलाइज होगा कि अच्छा इतनी चीज क्लियर हो जाएगी। अब कुछ ऐसे हैं जो दोनों केस में आते हैं, हिज है पजेसिव एडजेक्टिव भी है, पजेसिव नाउन भी है, इट्स है वो केवल पजेसिव एडजेक्टिव है, वो केवल पजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन का उसका यूज नहीं करते, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन को जो है उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं किया जाता, है ना। द बुक इज माइन बोल दिया मैंने, द बुक इज माइन, तो इसके बाद नाउन लगाने की जरूरत नहीं है, पजेशन दिखाने के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे सेंटेंस में, पजेसिव एडजेक्ट प्रोनाउन का यूज जब करेंगे तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। पजेसिव प्रोनाउन को मैंने कहा थोड़ा सोचूंगा, पजेसिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर लेते हैं। जैसे जैसे मैं बोलूंगा योर्स इज न्यू कंप्यूटर, तो ये सही सेंटेंस होगा, योर्स इज न्यू कंप्यूटर, ये सेंटेंस सही होगा। योर कंप्यूटर इज न्यू, योर कंप्यूटर इज न्यू, योर कंप्यूटर इज न्यू, ऐसा समझ में आ रहा है, ऐसा क्लियर है, योर कंप्यूटर इज न्यू, हम ऐसे ऐसा समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, योर्स इज न्यू कंप्यूटर या योर कंप्यूटर इज न्यू, दोनों। तो योर्स को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह यूज कर सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान रखना मैंने क्या बोला, पजेसिव, पजेसिव मैंने क्या बोला, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना मैंडेटरी है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना मैंडेटरी है। लेकिन क्या सर नाउन आना जरूरी है, हाँ तो सर जरूरी है, पर नाउन क्या नॉर्मल फॉर्म में आ सकता है, नहीं सर ये जेरेंडियल फॉर्म में भी आ सकता है। नाउन आएगा या तो बेसिक नाउन जो टाइप्स हैं उसके वो लगाओ, है ना। अगर वो नहीं आ पा रहे हैं नाउन प्रोनाउन की जगह, नाउन प्रोनाउन की जगह
अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो हम क्या लगा सकते हैं, हम सर उसकी जगह पे जेरेंट भी लगा सकते हैं। हम क्या लगा सकते हैं, जेरेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम जेरेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है माई कमिंग वाला, एक एग्जाम्पल है और मुझे वो मिल जाएगा तो बहुत अच्छा बात है। पेपर में बहुत पूछा गया है, बहुत। ठीक है, अगर मुझे एग्जाम्पल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है कि हम्म, ऐसा कुछ एग्जाम्पल था तो माई मदर डजंट लाइक माई गोइंग आउटसाइड, ऐसा कुछ क्या था। हाँ, पेपर में बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है। अगर वो मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन मिल नहीं रहा है तो फिर चलो छोड़ो, है ना। जैसे जैसे मैं मिल नहीं रहा, माई मदर, तो मैं दूसरा बना दे रहा हूँ ऐसे ही। माई मदर हेट्स हेट्स माई गोइंग आउटसाइड, माई गोइंग आउटसाइड, है ना। तो ऐसा जो है कि माई के बाद माई एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या आएगा, माई एडजेक्टिव है तो क्या आएगा, नाउन आएगा। नाउन के लिए हमने जेरंड यूज कर लिया, गोइंग, तो गोइंग क्या है, जेरंड है यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कमेंट करो यस सर। यहाँ तक समझ में आता है कमेंट करो यस सर। मुझे याद नहीं आ रहा है ये एग्जाम्पल क्या था, बट हाँ था। बताइए। ठीक है, तो यहाँ एक नोट लिख लो, यहाँ एक नोट लिख लो, चाहो तो खुद लिख लो, मैं बोल दे रहा हूँ कि अगर, नोट क्या है, अगर पजेसिव एडजेक्टिव के बाद किसी भी, यदि किसी नॉन फाइनल का यूज किया जाता है तो केवल जेरंड फॉर्म में आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज किया जाएगा तो वो पजेसिव एडजेक्टिव, वो जेरंड फॉर्म में ही आएगा। दूसरी चीज और ध्यान रखना, टू, बट और एक्सेप्ट को छोड़कर किसी भी अन्य प्रपोजिशन के बाद किसी भी नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज किया जाता है तो केवल जेरंड फॉर्म में आता है। टू, बट, एक्सेप्ट को छोड़कर किसी भी प्रपोजिशन के बाद किसी भी नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज किया जाता है तो वो जेरंड फॉर्म में ही आता है। ये नोट है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा लंबा है आज की क्लास, थोड़ी सी ज्यादा लंबी पूछेगी मुझे लग रहा है, थोड़ी सी ज्यादा लंबी खींच सकती है, थोड़ी सी ज्यादा। तो पेटी की अपनी कमर की पेटी बांध के रखिएगा, जाइएगा। ठीक है, कमर की पेटी बांध के रखिएगा, थोड़ी सी लंबी खींचेगी। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ पढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए, किसके लिए है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए। क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो ईच ईदर नीदर है। क्या है, ईच ईदर नीदर और नीदर, ईच ईदर नीदर, ध्यान रखना, ईच नीदर नीदर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पहली बात तो यूज एज सिंगुलर, ये कैसे हैं, सिंगुलर है, पहली बात तो जान लो इनके लिए कैसे हैं, सिंगुलर है सर। दूसरी चीज क्या जानना है, वी, ध्यान रखना, ध्यान रखना इस चीज को। ईदर नीदर इज यूज इन स्पीकिंग फॉर टू पर्सन और थिंग्स। जो ईदर और नीदर हैं ये कितने लोगों के लिए आते हैं, ये दो लोगों के लिए आते हैं। ठीक है, और अगर दूसरी जगह का यूज करना हो तो एनी, एनी वन, नो वन, नन, ठीक है, इनका यूज कर सकते हैं, है ना। तो मोर देन टू क्या आता है, तो मोर देन टू, मोर देन टू क्या आता है बेटा, तो उसके लिए आता है एनी, एनी वन, नन या नो वन, इनका यूज किया जाता है मोर देन टू, मोर देन टू। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है, बताइए। ठीक है, ठीक। पहली चीज ईदर नीदर, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन है ईश तो ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, अगर इनका यूज प्रोनाउन का यूज किया सिंगुलर वर्ब लेते हैं। दूसरी चीज ईदर और ईदर दोनों के लिए आते हैं, ईच तो है दूसरी ज्यादा यूज कर सकते हो। ठीक है,
और दूसरी तीसरी चीज क्या थी, अगर मैं एनी एनिमल का यूज करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, नन का। जैसे सपोज करो मैंने आपसे बोला एक सेंटेंस, मैंने आपसे बोला बोला क्या बोला, एनी वन, क्या बोला, एनी वन ऑफ दीज टू रोड्स रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो आप तुरंत कहेंगे अरे सर क्या बात कर देते हो आप, अभी आपने बोला, क्या बोला, अभी आपने बोला कि सर दो दो लोगों के लिए किसका यूज किया जाता है, इधर और नीदर का। यहाँ बेटा आपने एनीवन का यूज करवा दिया सबसे, तो क्या करोगे यहाँ पे, एनीवन को रिप्लेस करना है, एनीवन को रिप्लेस किससे करोगे सर, देखो इधर जो है वो पॉजिटिव है तो उसे रिप्लेस करने के लिए एनी या एनीवन का यूज करेंगे, ठीक है। नीदर जो है वो कैसी है, निगेटिव, निगेटिव को रिप्लेस करने के लिए नो या नन का यूज, नो वन या नन का यूज करेंगे, नो वन या नन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे बेटा तो एनी इधर लगाओ या इधर सेट कर लो आप। तो आपने बोला सर इधर के पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि एनीवन की जगह आ जाएगा बेटा इधर का यूज किया जाएगा, किसका यूज किया जाएगा, इधर का। either of these two roads leads to the railway station, leads to railway station। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा ही यहाँ पे बेटा ऐसा कर देते कि either of these four roads, तो any one of these four roads हो जाता leads to the station, है ना, क्लियर है। तो जब either का यूज किया जाएगा तो हम समझ गए कि भाई दो लोगों के लिए यूज किया जाएगा, any का यूज किया जाएगा तो उसे ज्यादा के लिए यूज किया जाएगा, तो उससे ज्यादा के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर, क्लियर, क्लियर है। आप समझदार हैं, समझदार भी इशारा काफी होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है सर ईच और एवरी भी है हमारे पास, ईच और एवरी भी है। तो मैंने इनके बारे में बात कर लिया था कि जो ईच है वो ईच जो है वो दो या दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है, और एवरी भी है जो है वो तीन या तीन से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है। ईच दो या दो से ज्यादा के लिए और एवरी तीन या उससे ज्यादा के लिए। मतलब ईच को एवरी को ईच रिप्लेस कर सकता है पर ईच को एवरी रिप्लेस नहीं कर सकता। ध्यान रखना, देखो दोनों ही चीजें, वी यूज ईच टू रेफर इंडिविजुअल थिंग। ईच का यूज किया जाता है जब इंडिविजुअल चीजें दिखानी हो इन अ ग्रुप ऑफ लिस्ट ऑफ टू और मोर थिंग्स। इट इज ऑफन सिमिलर इन मीनिंग टू एवरी बट वी यूज एवरी टू रेफर ग्रुप और लिस्ट थ्री और मोर थिंग्स। वैसे यहाँ कुछ जाने की चीजें हैं नहीं, बस समझ सकते हो बस ऐसे, ठीक है, ठीक है। यहाँ से मैं इतना ही समझना था जो मैंने आपको समझा दिया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए भी कुछ रूल है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए क्या रूल है वो भी आप फॉलो पढ़ेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या कहता है बेटा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहता है दिस दैट दीस दोस, क्या कहता है, दिस दैट दीस दोस। और जैसे हम दिस दैट दीस दोस को देखते हैं हमारे दिमाग में ये चीज आ जाती है जो मैंने आपको बेसिक में पढ़ाई थी। बेसिक में क्या पढ़ाया था, बेसिक में पढ़ाया था दिस का यूज सिंगुलर के लिए, दैट का यूज सिंगुलर के लिए, दीस दोस का प्लूरल के लिए, ठीक है, दिस और दीस का पास के लिए और दैट और दोस का दूर के लिए। यही तो है, इन दोनों का दूर के लिए, इन दोनों का पास के लिए, ठीक है, इन दोनों का सिंगुलर के लिए, इन दोनों का प्लूरल के लिए। यही तो समझाया था, इतना क्लियर है। तो मैंने बोला था दिस एंड दीज आर यूज द पर्सन थिंग्स व्हिच आर नियर द स्पीकर। दिस और दीज का यूज उसके लिए किया जाता है जब स्पीकर के पास कोई चीज हो, दैट और दोस का जब स्पीकर से दूर कोई चीज हो, दिस और दैट का जब कोई चीज सिंगुलर हो, दीज और दोस का जब कोई चीज प्लूरल हो। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। आज बेटा मुझे मलाल है कि हमारे यार 1 घंटा 13 मिनट की क्लास हुई है जिसमें से 53 मिनट की क्लास जो है वो वास्तव में सही हुई है। बाकी जो आधे घंटे क्लास थी स्टार्टिंग की उसके अंदर वॉइस ही नहीं है, बड़ा दुख है इस चीज का, ठीक है। दुख खत्म क्यों नहीं होता भाई, देट एंड दोज आर यूज्ड फॉर द पर्सन थिंग, ये मैं बता ही चुका था, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यार एक चीज और समझो यार, दैट ऑफ का दोज ऑफ का यूज और भी है ना, दैट ऑफ का दोज ऑफ ये सब जानते हैं, दिस दैट दीस दोस का यूज सिंगुलर प्लूरल वाला सब जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। अब हम जान रहे हैं एक नई चीज, देखिए व्हेन सिमिलर थिंग्स आर कंपेयर या व्हेन वी कंपेयर टू सिमिलर थिंग्स, जब हम दो सिमिलर थिंग्स को यूज कंपेयर करते हैं, व्हेन वी कंपेयर टू सिमिलर थिंग्स, जब हम दो सिमिलर चीजों का यूज करते हैं, है ना, या किसी को नाउन रिपीट ना हो,
तो हम उसके लिए दैट ऑफ दोज ऑफ का यूज करते हैं। तो उस नाउन को रिपीट ना करने के लिए व्हेन वी कंपेयर टू सिमिलर थिंग्स, है ना, नॉट टू रिपीट दैट नाउन वी यूज दैट ऑफ एंड दोज ऑफ। अवॉइड रिपीटेशन, अवॉइड रिपीटेशन, ना, इससे रिपीटेशन अवॉइड हो जाए। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं ये बोलता हूँ पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन, अगर मैं ये बोल दूं द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दिल्ली, द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दिल्ली, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही मैंने ये देखा आपको तुरंत रियलाइज होना चाहिए कि अरे सर आपने मुझसे बोला पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दिल्ली, तो आपने तो कंपेयर कर दिया पॉपुलेशन को दिल्ली से। क्या पॉपुलेशन दिल्ली से ज्यादा बॉम्बे की? क्या हमें पॉपुलेशन को दिल्ली से कंपेयर नहीं करना था, हमें बॉम्बे की पॉपुलेशन को दिल्ली से कंपेयर करना था। तो हम क्या करेंगे, इसे हम ऐसा लिखेंगे द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। क्या लिखेंगे यहाँ पे? दैट ऑफ दिल्ली। अब दैट ऑफ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे और दिल्ली की पॉपुलेशन। तो हम पॉपुलेशन को पॉपुलेशन से कंपेयर करेंगे, ना कि पॉपुलेशन को दिल्ली से। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं द वॉइस ऑफ फैजाबाद आर बेटर देन आगरा। चीज बोल दी है ना? चलो ठीक है, द वॉइस ऑफ फैजाबाद is better than आगरा। इस चीज को समझो कि भैया फैजाबाद के लड़के आगरा के लड़के से अच्छे हैं या फिर आगरा से अच्छे हैं। तो आप बोलोगे सर आगरा के लड़कों से अच्छे हैं, तो हम इसे जब आगरा से करेंगे तो हम क्या करेंगे? द बॉयज ऑफ आगरा, द बॉयज ऑफ फैजाबाद इज बेटर देन दोज ऑफ आगरा, दोज ऑफ आगरा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ तक समझ में आ रहा है? दोज ऑफ आगरा, तो हम इसे ऐसे कर देंगे। दैट ऑफ दोज ऑफ समझ में आ रहा है? अगर सिंगुलर की चेंज करना हो दैट ऑफ, और प्लूरल के लिए दोज ऑफ। ठीक है, दीज ऑफ का यूज नहीं करेंगे। जैसे द होटल्स ऑफ पुणे आर मोर लग्जरियस देन दोज ऑफ पटना, दोज ऑफ पटना। ये होटल्स ऑफ पुणे, होटल से प्लूरल है, दोस्त लगा देंगे। अगर सिंगुलर कंपेरिजन करना हो तो सिंगुलर के लिए दैट ऑफ का यूज कर देंगे। क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक चीजें। अब सर एक चीज और समझ लीजिए, मैं कानपुर को समझा देता हूँ इस चीज को। जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। ये क्लियर है? दैट ऑफ दोज ऑफ। अब हम बता देते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। सर जब मैंने आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बताया था सर, तो मैंने आपको बताया था कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं इन नंबर। कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं इन नंबर। जैसे वन, सम, एनी, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एक्सेट्रा। These all are known as indefinite pronoun। और जब भी indefinite pronoun का यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, वो कैसे होते हैं सर? वो सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और इसीलिए उनकी जगह पे सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाता है, उनकी जगह पे सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे जैसे अगर भाई मुझे एनीबडी, एनीवन, ठीक है, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, इनके लिए अगर मुझे किसी प्रोनाउन का यूज करना पड़े, इनके लिए मुझे किसी प्रोनाउन का यूज करना पड़े, तो मैं किसका यूज करूंगा बेटा? ही और सी का यूज करूंगा। ही और सी का यूज करूंगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। जैसे अगर एनीबडी, एनीवन, एफ, समवन, समबडी लड़की के लिए आए हैं तो शी का यूज करेंगे, लड़के के लिए आए हैं तो ही का यूज करेंगे, और दोनों के लिए नहीं आए हैं तब भी हम ही का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री है जहां मतलब कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिया है। ऑब्वियसली आए तो इनमें से किसी के लिए होंगे ना, लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिया कि लड़का है या लड़की, तो हम ही का यूज करेंगे, क्योंकि इंडिया इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। यहाँ पे पितृसत्तात्मक सोच चलती है, इसलिए हम ही का यूज
करेंगे, वी प्रेफर ही। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, चीज क्लियर है। थक गया हूँ भाई, बहुत ज्यादा। इतनी चीज क्लियर है। एक चेयर लेके आऊंगा अपने लिए फिर बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ऐसा। चलिए, जैसे जैसे everyone everyone of the Miss India contestant tried to improve दूसरे पेज पे देखो। जैसे everyone of the Miss India of the Miss India contestants try to improve themselves themselves, ठीक है, through rigorous study। ठीक है, rigorous study। जैसे आपने देखा, आपको वहां पड़ा एवरीवन लगा हुआ है, एवरीवन के साथ क्या लगाना चाहिए भाई, बहुत सारे होंगे, कॉन्टेस्टेंट्स भी है, प्लूरल आना चाहिए। लेकिन मैंने बताया एवरीवन के साथ सिंगुलर, सिंगुलर तो यहाँ पे आना चाहिए सिंगुलर। देम सेल्फ लगा हुआ है, तो क्या देम सेल्फ सही है? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा हर सेल्फ। क्या हो जाएगा? हर सेल्फ। क्लियर है? और जैसा कि रोज होता है, आज भी हो गया, स्वच्छ भारत का इरादा कर दिया हमने। रोज चला जाने दो पहले। चला गया। देखिए, हमारे पास एक इंडेफिनिट प्रोनाउन और भी है, दैट इज वन। तो वन के लिए क्या सीन चल रहा है? वन का जो सब्जेक्टिव केस है वो तो वन ही है, ऑब्जेक्टिव केस वन ही है, ऑब्जेक्टिव केस जो है वो भी वन ही है, वन ही है। ठीक है, पजेसिव केस जो होगा वो वंस होगा, पजेसिव केस जो होगा वो वंस होगा, और जो रिफ्लेक्सिव केस होगा वो वन सेल्फ होगा। तो ये केस होते हैं वन के लिए। जब भी हमें यूज करना हो तो वन की जगह हम यही यूज करेंगे, है ना। वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हाउस, तो एपोस्ट्रोफी एफ रख के आएगा, और वन शुड हेल्प वन सेल्फ, ऐसे हो जाएगा, वन शुड हेल्प वन सेल्फ। ठीक है, तो गलती कैसे आएगी, एरर कैसे आएगी? तो दे हैं तो दे ही देते हैं, कैसे देंगे एरर? तो वो करेंगे, वन मस्ट नॉट बोस्ट, वन मस्ट नॉट boast his own success, own success। तो मैं बताया कि वन के साथ हमारे पास वन का जैसे केस है वंस, तो यहाँ पर हिज ओन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? हिज ओन नहीं आएगा, मैं लगाएंगे वंस सक्सेस, वंस सक्सेस। क्लियर है? वंस सक्सेस। क्लियर है? क्लियर है? बताइए। बताइए। चलिए, और चीज समझते हैं बेटा, और चीज समझते हैं। ये क्या समझते हैं, हमें ये समझना और है कि ध्यान रखना कि रिलेटिव प्रोनाउन के साथ भी कुछ कंडीशंस है। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन को तो वैसे हम पढ़ चुके हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को तो हम वैसे पढ़ चुके हैं।
अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े थे और हमने इसके आगे पीछे रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े हुए हैं, तो हमें उनको जानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चीजें हमें समझ लेनी चाहिए जो कि थोड़ी ज्यादा जरूरी है। पहली चीज क्या है? पहली चीज हमें ये समझ लेनी चाहिए, पहली चीज हमें ये समझ लेनी चाहिए कि हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन का, अगर मैं हु को लेकर चले तो हु को लेके हमारे पास तीन केस है फिलहाल। एक तो हु जो कि सब्जेक्टिव केस में आता है, हु जो कि सब्जेक्टिव केस में आता है, हु जो कि ऑब्जेक्टिव केस में आता है, और हुज जो कि पजेसिव केस में आता है, जो कि पजेसिव केस में आता है। अगर मैं ऐसे एग्जांपल से समझूं, अगर मैं ऐसे एग्जांपल से समझूं तो मैं बोलूंगा आई नो हिम, या आई नो सुकेश, सुकेश, ठीक है, हु प्लेज हॉकी, हॉकी, ठीक है, ठीक है, हॉकी, ठीक है। तो हम जानते हैं आई नो सुकेश हु प्लेज हॉकी। दूसरा 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 हम देखते हैं आई नो सुकेश whom 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 she hates, whom जिससे वो नफरत करती है। हम आगे देखते हैं आई नो सुकेश, ठीक है, whose father is a thief, is a thief। तुम देखो, हमने तीन चीजें देखी कि हर जगह पे अलग प्रोनाउन का यूज किया गया है। जब मैंने हु का यूज किया तो हु सुकेश के लिए आया है और सब्जेक्टिव केस में आया है। तो जब किसी भी, जब भी आगे वाले पार्ट, यानी कि जब भी रिलेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट मिसिंग हो तो हम हु लगाएंगे। जब सब्जेक्ट वहीं पे है, जब क्या है, सब्जेक्ट वहीं पे है, ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो ऑब्जेक्ट के हुम लगाएंगे। और जब सब्जेक्ट भी वहीं पे है, ऑब्जेक्ट भी कहीं वहीं पे है, लेकिन सब्जेक्ट का कुछ रिलेशन है एंटीसीडेंट से, तो हम वहां पजेसिव केस लगाएंगे, वहां पजेसिव केस लगाएंगे। क्लियर है? अच्छा, हमें दूसरी और समझनी है। हमें और समझना क्या है सर? हमें ये समझना है कि हु का यूज करते हैं सर, हम हु का यूज करते हैं लिविंग, लिविंग के लिए, लिविंग के लिए, और इन मतलब ह्यूमन के लिए। लिविंग छोड़ो, लिविंग तो गड़बड़ हो जाए क्या ना, ह्यूमन बींग्स के लिए। क्या कहना कि किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए। अब कोई पूछेगा बच्चा सर लिविंग तो ह्यूमन बींग्स ही होते हैं। अरे सर एनिमल्स तो लिविंग बींग्स होते हैं। दूसरा चीज बेटा, विच का यूज करेंगे बेटा, विच का यूज करेंगे नॉन लिविंग के लिए और एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग के लिए और एनिमल्स के लिए, ठीक है, एनिमल्स के लिए। फिर से दैट का यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे स्पेसिफाइड के लिए और ऑल के लिए, स्पेसिफाइड के लिए, ओनली के लिए भी कर लेते हैं, ओनली के लिए भी कर लेते हैं। अलग अलग कंडीशन का अलग अलग होता है। सर सर एक क्लॉज हमने पढ़ा है इंट्रोगेटिव क्लॉज होता है, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव क्लॉज एंड रिलेटिव क्लॉज? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव क्लॉज एंड रिलेटिव क्लॉज? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव क्लॉज और रिलेटिव क्लॉज? ध्यान रखो। ध्यान रखना बेटा, इंट्रोगेटिव क्लॉज जो होगा ना, इंट्रोगेटिव क्लॉज एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा होगा। जो हम मोस्टली क्या करते हैं जब नरेशन आते हैं, नरेशन में तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इंट्रोगेटिव क्लॉज को फॉर्म करता है ना। तो इंट्रोगेटिव क्लॉज वर्किंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब और द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो इंट्रोगेटिव क्लॉज होगा, इंट्रोगेटिव क्लॉज जो होगा बेटा, या तो ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा या ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा किसी भी वर्ब के, ठीक है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह काम करेगा या ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये देखो अपना जो ओरिजिनल जो इंट्रोगेटिव क्लॉज है वो अपना ओरिजिनल जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो खो देता है, ठीक है। सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव वर्ब आएगा, उसका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। A preposition does not usually take a clause. However, it doesn't take an interrogative clause. ध्यान रखना, if the interrogative clause does not work as a subject or the object as mentioned above, it retain its interrogative form. तो अपनी interrogative form वापस ले लेगा। And interrogative clause starts with a WH word. ध्यान रखना वो WH word से स्टार्ट होगा। WH का मतलब ऐसा नहीं होता WH ऐसे लिखा हुआ W या H, यानी कि या तो where, why, when, what इनसे होगा या फिर how से होगा, how, ठीक है, ऐसा। क्लियर? क्लियर है। जनरली हम इंट्रोगेटिव क्लॉज को देखते हैं नरेशन के फॉर्म में।
रिलेशन के फॉर्म में इंटीग्रेटिव क्लॉज को देखते हैं। अच्छा, व्हाट शुड वी डू इज अ मैटर ऑफ आवर ओन चॉइस एंड डिजायर, है ना। ऐसी कंडीशन में ऐसा हम देखेंगे, बाकी चीजें हम और भी पढ़ते जाएंगे आगे, जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन समझते हैं, एक क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज ही इज वन ऑफ द क्रिकेटर्स, ये मुझे डाउट था जब मैंने मुझे सर ने पढ़ाया था, जब मुझे मेरे सर ने पढ़ाया था उस टाइम मुझे डाउट, हु हैज ए हैव हु हैज ए हैव ऑन दिस टाइटल, ऑन दिस टाइटल। और दूसरा है, ही इज द ओनली वन ऑफ द क्रिकेटर्स, ठीक है, हु हैज हैव won the title, won the won this title या won the title। देखो दोनों ही कंडीशन में टी आई टी, दोनों ही कंडीशन लगभग सेम चीजें हैं, बस यहाँ पे ओनली एक्स्ट्रा लग गया। ध्यान रखना कि जब वन ऑफ द क्रिकेटर्स आ रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन आया है तो रिलेटिव प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग कब लेगा, क्रिकेटर से, यानी कि हैव आएगा। लेकिन अगर ओनली लग गया है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी कि हैज आएगा। क्लियर है, यानी कि हैज आएगा। इफ ओनली और जस्ट इज यूज्ड बिफोर वन ऑफ द वर्ब इज रिलेटिव क्लॉज डज नॉट एग्री विद द नंबर ऑफ द एंटीसेडेंट बट रिमेन सिंगुलर। जब जस्ट या ओनली लग जाए तो वर्ब कैसे आनी है, सिंगुलर आनी है। दो द नंबर ऑफ द नाउन प्रोनाउन आफ्टर ऑफ रिमेन्स प्लूरल अपार्ट फ्रॉम रूल नंबर 11 अप्लाइज इन द अदर कंडीशन। बताया था रूल नंबर 11 था, जब सोचो बताया था, जब वन ऑफ द आया था तो वन ऑफ द के बाद अगर सिंगुलर नाउन आता, प्लूरल नाउन आता है तो वर्ब कैसे आ रही थी, प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। लेकिन अगर ओनली और जस्ट लग जाए तो फिर क्या करेंगे बेटा, हम उसे प्लूरल ही रहने देंगे, हम उसे सिंगुलर नहीं, सॉरी सिंगुलर कर देंगे, प्लूरल नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं किया, सिंगुलर यूज कर दिया ना यहाँ पे सिंगुलर, तो यहाँ प्लूरल ही थी। तो ऐसा वन ऑफ द आया हुआ है, वन ऑफ द क्रिकेटर्स, तो अभी हु आया हुआ है तो हमने क्रिकेटर्स के अकॉर्डिंग लगाया है। लेकिन जैसे ही ओनली लग गया, ओनली लग गया तो मैं है भी लगाएंगे। क्लियर है यहाँ पर, कितना क्लियर है बताइए, कितना क्लियर है बताइए। एक चीज और समझना, रिलेटिव प्रोनाउन चल रहा है अभी हम लोग, रिलेटिव प्रोनाउन चल रहे हैं कि दे एंड देम आर नॉट यूज द एंटीसेडेंट, दे एंड देम, they and them are not used as the antecedent, as the antecedent of a relative pronoun, of a relative pronoun। ठीक है, relative pronoun instead use those, instead का यूज करोगे, instead use those का यूज करो। अगर आपको लग रहा है कि दैट ऑफ द लिखा हुआ है, जैसे कि, है ना, जैसे कि क्वेश्चन ये करना है, क्वेश्चन ये है कि दे टेल अ लाई, दे दैट टेल अ लाई should not be depended upon for doing anything right, should not be depended upon for doing anything right, anything right। ऐसा है ना, ऐसा क्वेश्चन। तो जैसे हमने देखा दैट दैट क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है, तो दैट के साथ बेटा हम क्या करेंगे, दे यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे दोस का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे बेटा, दोस का यूज। क्लियर है, दोस का यूज कर देंगे। क्लियर है, क्लियर है, आगे देखते हैं। ठीक है, मतलब दे और जो देम है उनका यूज नहीं करते रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट की जगह, अगर उसकी जगह कुछ यूज करना पड़े तो दोस का यूज करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक। एक और चीज समझ लेना कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन, कुछ चीजें देखो जरूरी नहीं लिखना हो, समझ जरूरी है कि रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें एक एग्जांपल दिखाता हूँ। वी प्रोवाइड
वी प्रोवाइड रेस्ट रूम्स। दिक्कत ये कि इसमें बहुत पेज हो गए, हम 150-55 पेज में, अगली क्लास हम किसी दूसरी पीडीएफ पे करेंगे, वो पीपीटी पे करेंगे। रेस्ट रूम्स फॉर लेडीज दैट आर क्लीन एंड कंफर्टेबल। दूसरा दूसरा मदर गिव द केक टू द होमलेस बॉय। मदर gave the cake to the homeless boy boy that she had baked and ice. That she had baked and ice. Baked and ice. ध्यान रखना बेटा, कई बारी क्या होता है, कई बारी जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उसे हम जितना पॉसिबल हो सके एंटीजन के पास के तो लिख सकते हो कि रिलेटिव प्रोनाउन को एंटीजन के पास होना चाहिए, वरना वो मीनिंग के अर्थ का अनर्थ कर देता है। जैसे इस सेंटेंस को देखते कि जब मैंने ये सेंटेंस लिखा, वी प्रोवाइड रेस्ट रूम फॉर लेडीज दैट आर क्लीन एंड कंफर्टेबल, वी प्रोवाइड रेस्ट रूम फॉर लेडीज दैट आर क्लीन एंड कंफर्टेबल, तो दैट किसके पास आ गया, दैट आ गया लेडीज के पास। अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमने रेस्ट रूम प्रोवाइड किए लेडीज को। अब लेडीज जो कैसी हैं, जो साफ है और कंफर्टेबल है। अरे भाई कंफर्टेबल क्या है, कंफर्टेबल रेस्ट रूम से, तो हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, वी प्रोवाइड रेस्ट रूम दैट आर क्लीन एंड कंफर्टेबल फॉर लेडीज, दैट आर क्लीन कंफर्टेबल फॉर लेडीज। तो इस दैट आर को पूरा, दैट आर क्लीन एंड कंफर्टेबल, इसको पूरा ऐसे उठा के पटकेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। सेम ऐसा ही मदर गिव द केक टू द होमलेस बॉय, मम्मी ने जो केक है वो उन लड़कों को दे दी घर पे, जिनके पास घर नहीं है। दैट शी हैड बेक्ड एंड आइस, अब दैट कहाँ आया है, इस बॉय के पास, तो किसे बेक किया है, केक को या बॉय को, तो मीनिंग का अर्थ कर दिया। तो मदर गिव द केक दैट शी बेक्ड एंड आइस टू द होमलेस बॉय, ऐसे टू द होमलेस बॉय, ऐसे इस चीज को करेंगे, ऐसे इस चीज को करेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको बता चुका हूँ हु का यूज कहाँ करते हैं, दैट का यूज कहाँ करते हैं, विच का यूज कहाँ करते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि हु इज यूज फॉर अ पर्सन ओनली एंड विच इज यूज फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ और एनिमल्स। देखिए हु का यूज कहाँ करते हैं बेटा, ह्यूमंस के लिए करते हैं, और विच का यूज कहाँ करते हैं, विच का यूज करते हैं थिंग्स के लिए और जिनके पास लाइफ नहीं है और एनिमल्स के लिए, ठीक है। दैट इज यूज फॉर पर्सन एंड थिंग्स, दैट का यूज पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए कर सकते हैं। Relative noun that is referred to who or which in following case after numeral and superlative case adjective। ध्यान रखना, अगर न्यूमरल आ जाए और सुपरलेटिव एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए, ये टू तो बेसिक था, हु विच वाला था, लेकिन ये समझ लो अगर न्यूमरल आ जाए, क्या आ जाए, न्यूमरल आ जाए या फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव आ जाए, न्यूमरल आ जाए या सुपरलेटिव एडजेक्टिव आ जाए, तो हम किसका यूज करेंगे, तो हम दैट का यूज करेंगे। कितनी चीज क्लियर है, दैट का यूज करेंगे। दूसरा ध्यान रखना, all same only such little few much, all same, all आ जाए, same आ जाए, only आ जाए, such आ जाए, little आ जाए, few आ जाए, much आ जाए, इन सब के साथ किसका यूज करेंगे, इन सब के साथ हम that का यूज करेंगे। after the interrogative pronoun which, what, that, which, who, which, what and indefinite pronoun हम किसका यूज करेंगे, who, which, इंटरोगेटिव प्रोनाउन आ जाए या फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ जाए या फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए, इंडेफिनिट प्रोनाउन, तब भी हम किसका यूज करेंगे, हम दैट का यूज करेंगे। और आफ्टर द एंटीजेंट वन डेमोंस्ट्रेटिंग अ पर्सन एंड एनिमल और थिंग्स, इन सब के साथ वो तो ध्यान रखना है, एनिमल दोनों चीज आ जाए तो क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे, है ना। यानी पर्सन भी आ जाए और एनिमल भी आ जाए, पर्सन आ जाए, एनिमल आ जाए, एक साथ एनिमल और थिंग, एक इनमें से कोई भी चीज दो एक साथ आ जाए या तीनों एक साथ आ जाए, तो हम किसका यूज करेंगे, दैट। तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज इन कंडीशन में करेंगे, बाकी सब कंडीशन में हु विच व्हाट के हम जानते हैं कैसे यूज करना है, वो आपको पता चल गया, ठीक है। कहीं आप न्यूमरल एडजेक्टिव देख लें, न्यूमरल देख लें तो आप किसका यूज करेंगे, दैट का। अगर सुपरलेटिव डिग्री देख लें तो दैट का यूज करेंगे। ऑल सम
ऑल सेम, ओनली, सच, लिटिल, फ्यू, मच देख लें तब भी हम दैट का यूज करेंगे। इंटीग्रेटिव प्रोनाउन देख लें, इंडेफिनिट प्रोनाउन देख लें तब भी हम दैट का यूज करेंगे। पर्सन और एनिमल थिंग्स देख लें तब भी हम दैट का यूज करेंगे। इन सब कंडीशन में हम दैट का यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, बताइए। यस सर, क्लियर है। आगे बढ़े, क्लास थोड़ी लंबी चलेगी सरकार। आप ये मत सोचिएगा 1 घंटा 20 मिनट हो गया क्लास चलते चलते। वैसे 1 घंटा 40 मिनट हो गया है, लेकिन वैसे 20 मिनट क्लास तो हमारी खराब हो गई थी। 1 घंटा 20 मिनट हो गया है, और लंबी चलेगी अभी तक, और लंबी चलेगी। ठीक है, कई बारी हमें पूरा क्लॉज है, अगर मुझे पूरा क्लॉज है उस, अगर मुझे पूरे क्लॉज के लिए किसी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना पड़े तो हम विच को प्रेफरेंस देंगे। हम किसको प्रेफरेंस देंगे? विच को। ठीक है, अगर किसी क्लॉज के लिए हमें किसी प्रोनाउन का यूज करना पड़े, रिलेटिव प्रोनाउन को विच का यूज करेंगे। जैसे मैनी पॉलिटिशियंस आर करप्ट टुडे, मैनी मैनी पॉलिटिशियंस आर करप्ट टुडे। ठीक है, fill the blanks, troubles are common reason, troubles are common reason। अब क्या चीज कॉमन रीजन को परेशान करती है? क्या चीज कॉमन रीजन को परेशान करती है? कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस है वो करप्ट हैं, बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस है वो कैसे हैं? करप्ट हैं। मैनी पॉलिटिशियंस आर करप्ट टुडे, ये पूरी चीज परेशान करती है कॉमन को। तो इसके लिए हम लगाएंगे विच, लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे विच ट्रबल्स आर कॉमन रीजन, विच का यूज करेंगे। क्लियर है? विच का यूज करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, बताइए। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज बताई रखी है कि जब हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस। और भाई ना, वो तो भाई है ना कि रिलेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा? जब ऑब्जेक्टिव केस मिसिंग होगा तो ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे, जब ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, जब सब्जेक्ट मिसिंग होगा तो सब्जेक्टिव केस लगा देंगे। ऐसे बताया था मैं तुम्हें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ ऐसे होते हैं इनकी कोई इज्जत नहीं होती, कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं, कुछ ऐसे क्लोज होते हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं होती, कुछ ऐसे फ्रेज क्लॉज होते हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं होती। जैसे कौन कौन से ऐसे फ्रेज हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं होती? ही बिलीव्स, ही बिलीव्स, इसकी कोई इज्जत नहीं है। ही थिंक्स, ठीक है। ही रिमेम्बर्स, ही रिमेम्बर्स। ही सेज, ही सेज आई नो। ठीक है, वी एक्सपेक्ट, दे कंसीडर, यू रिकॉर्ड, यू रिकॉर्ड। ठीक है, आई फील, आई फील। ये जो है ये पैरेंथेटिकल सेंटेंस के अंदर इन सेंटेंस ये फालतू होते हैं। ठीक है, लाइक दिस एंड हैव नो ग्रामेटिकल इफेक्ट, इनका कोई भी ग्रामेटिकल इफेक्ट नहीं होता ऑन द केस ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन केस में। तो दिस केस, द केस ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन कैन करेक्टली बी अराइव्ड एट बाय द ओमिटिंग such clause, the relative pronouns is seen once the parenthetical clause is removed। जैसे, 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 एग्जाम्पल मिलना चाहिए ना। जैसे क्वेश्चन आया, whom do you believe him to be। आपने कहा यू बिलीव है, तो यहाँ बेटा हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन ले सकते हैं? नहीं, जब हम इसे पढ़ेंगे तो इसे हटा के पढ़ेंगे। सब्जेक्ट मिसिंग है तो हमारे हु डू यू डू
हु, इस लगाएंगे फिर हु की जगह हु आ जाएगा, हु डू यू बिलीव हिम टू बी, हु डू यू बिलीव हिम टू बी, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं, ऐसे छोड़ो, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं छोड़ते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छे से समझ में आएगा। ये समझ में आएगा। मैंने बोला ही हैज एट लास्ट डिवोर्स्ड, ही हैज एट लास्ट divorced divorced a woman, ठीक है, who he whom he believes believes he can trust, ठीक है। अब सुनो, तो आपको लगेगा कि भाई ये whom इसलिए आया है कि he believes आया हुआ, नहीं, he believes तो वास्तव में इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हमने इसलिए इसको हटा दिया, ही यहाँ है, इसलिए हमने who का यूज किया गया, इसका इसलिए हमने who का यूज किया गया, ठीक है, ठीक है, ऐसा, ठीक, ऐसा, ठीक है, ठीक है। पजेसिव केस भी जहाँ पजेसिव केस नीड होगी, टू ऑफ, है ना, ऐसे करके हुज ब्रदर्स, नाउन आया हो, जहाँ भी बेसिक नाउन आया हो, सब्जेक्ट भी हो ऑब्जेक्ट भी हो, दोनों ही हो, तो पजेसिव केस का यूज कर लेते हैं, तो पजेसिव केस का यूज कर लेते हैं। वॉट जो है अपने से पहले एंटीसीडेंट नहीं देता, इसलिए वॉट वी हैव डन, तो उससे पहले कोई प्रोनाउन नहीं भी आएगा, है ना, वॉट वी हैव डन इज फ्रॉम ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा, ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा। The what to make people tense is actually a mystery which is difficult to unfold, ऐसा ना, एक ऐसा सेंटेंस जो जहाँ पे हमने मतलब एंटीसेंट देना नहीं है, जब एंटीसेंट देना ही नहीं तो वोट का यूज करेंगे, है ना, वोट हैपन्स इज द मोस्ट कंसर्निंग थिंग, ऐसा, ठीक है। अब आगे बढ़ते तो एक चीज और समझ में आती है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, और इसके बाद प्रपोजिशन आ जाए, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं एडवर्ब से, इसे हम चेंज कर सकते हैं एडवर्ब से। कौन सी एडवर्ब से, जैसे बाय है, बाय, व्हेन, वेयर, है ना, बाय, व्हेन, वेयर, और हाउ से चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे कहीं ऑन विच देखने को मिल जाए, ऑन विच, तो ऑन विच को हम चेंज कर सकते हैं, है ना, ऑन विच को चेंज कर सकते हैं व्हेन से, व्हेन से, ठीक है। हम बाय विच को चेंज कर सकते हैं हाउ से, बाय विच को चेंज कर सकते हैं हाउ, द शॉर्टर द बेटर, द शॉर्टर द बेटर। हम इन विच को कर सकते हैं वेयर से, इन विच को कर सकते हैं वेयर से, वेयर से, है ना, और बिकॉज ऑफ विच को कर सकते हैं वाई से, बिकॉज ऑफ विच को कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच को कर सकते हैं वाई से रिप्लेस कर सकते हैं, वाई से रिप्लेस। जैसे अगर मैंने बोला मंडे इज द डे ऑन विच आई टीच, ऑन विच आई टीच, आप बोलोगे मंडे इज द डे व्हेन आई टीच, ठीक है, व्हेन आई टीच। या आप बोलोगे दिस इज द मेथड बाय विच आई प्रिपेयर ए स्पेसिमेन, तो आप बोलोगे दिस इज द मेथड हाउ आई प्रिपेयर ए स्पेसिमेन, ठीक है। आगरा इज द सिटी इन विच आई लिव, आप बोलोगे आगरा इज द सिटी वेयर आई लिव, ऐसा, ठीक है। हिज हेल्थ इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो आप बोलोगे हिज हेल्थ इज द रीजन व्हाई ही डज नॉट प्ले क्रिकेट नाउ, क्लियर है, ऐसे यू कैन चेंज इट, जब भी आपको देखने को मिले तो आप इन्हें चेंज कर सकते हो। इंडिकेटिव प्रोनाउन को बताने की जरूरत मुझे लगता है नहीं है, कि इंडिकेटिव टू जो है यूज फॉर पर्सन, है ना, विद क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं इंडिकेटिव प्रोनाउन, तो उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बताइए, इतना क्लियर, इतना क्लियर है, बोलिए। देखिए ये सारे जो हैं वो क्या हो गए, ये सारे जो रूल्स हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं आज, सारे रूल्स जो है वो कंप्लीट करा दिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि सारे रूल्स कंप्लीट हो गए हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्लास को खत्म करेंगे, क्लास को खत्म करेंगे तो मैं आपको बता दूं
कि आज की जो स्पेशल क्लास है, संडे वाली स्पेशल क्लास, वो यहीं पे समाप्त होती है। और सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वापस से मैं सॉरी बोलूंगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि शुरू की जो आधे घंटे की क्लास है यार, वो थोड़ी सी खराब हो गई। 15 मिनट की क्लास हुई, 15 या 20 मिनट की क्लास जो है वो खराब हो गई, उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। सॉरी फॉर दैट, यही बोल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोगों का सपोर्ट, धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। Do subscribe if you enjoyed the session. Do like if you found it helpful, or for more amazing content. Do subscribe. Do share with your friends and classmates. Do comment your doubt and feedback, and don't forget to press the bell icon and never miss any update. क्योंकि कुछ लोगों की समस्या होती है, टाइम नहीं पता होता है, तो जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, मेरी क्लास ऑन, आपका नोटिफिकेशन ऑन, टन से, है ना। Stay connected with me on Instagram, on Telegram channel, on our WhatsApp channel. Links are in the description. Thank you everyone. This is all for the day. Bye bye. See you. मिलते हैं कल आपसे फिर से लिटरेचर वाली क्लास में सुबह 7:30। थैंक यू, बाय बाय।